अच्छा, प्लीज बी रेडी, काइंडली फोकस करें। A body projected upward with escape velocity. Question number 1, 2, 3. Are you ready? जल्दी बैठ जाओ सब, शाबाश, जल्दी करो। ये let me consider it is the earth. It is center of earth and it's the surface of earth. फर्स्ट कर लेते हैं ये बाउंड्री है और आप जानते होंगे कि बाउंड्री से बाहर ग्रेविटेशन के लिए क्या काउंट होता है? When a body cross the boundary of gravitational field, we say that it is at infinity. हम कहते हैं कि ये infinity पर है। अब कहा गया है कि एक बॉडी है और आप इसको एग्जैक्ट एस्केप देते हो, एग्जैक्ट एस्केप से, तो जब ये ऊपर जाकर इंफिनिटी पर पहुंचेगी, एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होंगे? यहां से जनाब दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं और आप, मैं उम्मीद करता हूं आपने पढ़ा है, आपने समझा होगा। जब हम बॉडी को एस्केप वेलोसिटी से ग्रेटर वेलोसिटी से फेंकेंगे, कर काइनेटिक जीरो नहीं जाती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? व्हाट्स द रीजन, शाबाश, व्हाट्स द रीजन व्हाई पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो एट इंफिनिटी? because the actual cause of potential energy is gravity. जहां ग्रेविटी होगी वहां पोटेंशियल एनर्जी जरूर होगी, और जहां ग्रेविटी नहीं होगी वहां पोटेंशियल एनर्जी। द कॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज मोशन एंड द कॉज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेविटी। आप तो पोजीशन सोचते हो ना, पोटेंशियल एनर्जी, वैसे वो बच्चों वाला इक्वेशन भी देखो mgh, तो आपका फुल फोकस हमेशा हाइट और पोजीशन की तरफ होता है, हालांकि आपका ध्यान नहीं होता कि इसमें mg कंबाइनली क्या शो करता है? वेट, और वेट रिप्रेजेंट्स ग्रेविटेशनल फोर्स। मेरी बात समझ गए हैं ना? सो देयर फॉर पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक कॉज ग्रेविटी है। क्या है? तो जहां ग्रेविटी खत्म, जहां ग्रेविटी जीरो, वहां पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो। तो मैंने कहा दो बातें हो सकती हैं। अगर आपने एस्केप से फेंका होगा तो एस्केप वो वेलोसिटी है जो सिर्फ बाउंड्री तक काम आती है, बाउंड्री पर जाकर ये वेलोसिटी, यानी ऊपर जाते जाते एस्केप वेलोसिटी खत्म हो रही है, खत्म हो रही है, तो एस्केप वेलोसिटी इतनी वैल्यू होती है जो बाउंड्री तक काम आती है, बाउंड्री तक पहुंचाने तक एस्केप खत्म हो जाता है। तो अगर आपने बॉडी को एस्केप से फेंका तो इट मीन के बाउंड्री पर इसका मोशन खत्म होगी, तो काइनेटिक भी जीरो। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में होता अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद वेलोसिटी स्लाइटली ग्रेटर देन एस्केप, तो याद रखना ऊपर जाकर फिर पोटेंशियल जीरो हो जाती, लेकिन काइनेटिक जीरो है। अब एक वजह से जब ये एग्जैक्ट आप इसको फेंकोगे तो यहां तक ये खत्म हो जाए, क्या हो जाएगी? जीरो। मैं सिर्फ ये समझा रहा हूं, अ बॉडी वेलोसिटी स्लाइटली ग्रेटर देन एस्केप, तो फिर काइनेटिक जो है वो जीरो ना होती और पोटेंशियल जो है वो जीरो होता। आपको रीजन का पता चल गया। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 4 फॉर यू। अ बकेट इज पुल डाउन इन अ वेल बाय यूजिंग अ रोप। क्लियर? ये जमीन का सरफेस है, ये एक कुआं है, एक बकेट को के बॉटम तक आपने एक बकेट उतार दिया है, तो का जो डेप्थ है या जो हाइट है फ्रॉम द वेल अप टू द सरफेस वो h है। बताएं कि इस बकेट पर नीचे उतारते हुए कितना होगा? यहाँ कितने फोर्सेस हैं? यहाँ दो फोर्सेस हैं। कितने फोर्सेस हैं? रस्सी को पकड़कर बकेट को नीचे उतारने के प्रोसेस में दो फोर्सेस इन्वॉल्व हैं। पहला फोर्स है इस बकेट का वेट, फरमाते हैं वर्क डन, तो बकेट किस तरफ जा रहा है? डाउनवर्ड। ग्रेविटी किस तरफ होगी? डायरेक्शन सेम है और एंगल 90 से कम हो तो पॉजिटिव वर्क होता है। कौन सा वर्क होता है? तो वर्क बाय ग्रेविटी इज पॉजिटिव है। लेकिन मैंने कहा है कि बाय ग्रेविटी नहीं,
हमें बकेट तो नीचे जा रहा है लेकिन टेंशन किस तरफ होगा, रस्सी में टेंशन ऊपर होगा। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय टेंशन, सो टेंशन इज मेकिंग 180 डिग्री, cos of 180 degree is -1, so the work done will be minus mgh, minus mg और h। मेरी बात समझ गए हैं? लिहाजा करेक्ट ऑप्शन होगा माइनस एम। देखते हैं वैल्यूज है या नहीं है। माइनस एम जी एच। अगर इसी क्वेश्चन में, डोंट टॉक प्लीज, अगर इसी क्वेश्चन में वर्क बाय ग्रेविटी कहा गया तो फिर प्लस एम जी एच होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 125। 125 फरमाता है कि 5 केजी की बॉडी है, 100 मीटर से आपने गिरा दिया, देन इट्स काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर 4 सेकेंड ऑफ फ्री फॉल। ये जमीन का सरफेस है। क्वेश्चन नंबर 4 का आइडिया, यहां से आप एक बॉडी को गिरा रहे हो, इसका इनिशियल हाइट कितना है, 100 मीटर। आपने इस बॉडी मुहतरम को गिरा दिया, गिराने के बाद ये नीचे आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, और इतने कहते हैं कि 4 सेकेंड के बाद उस मुकाम पर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी और इसकी what will be the kinetic and potential energies of the body at the location of free fall of 4 seconds। 4 seconds के गिरने के बाद काइनेटिक और पोटेंशियल क्या होगी? बहुत आसान है। अब पहले यहां टोटल एनर्जी या पोटेंशियल, आप जानते हैं टॉप पे टोटल एनर्जी, वजह क्योंकि टॉप पे काइनेटिक एनर्जी होती ही नहीं, तो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी टोटल ही होती है। और दैट एनर्जी इज एम जी एच। मास कितना दिया है, मास कितना है 5 केजी। गुड, 5 जी की जगह 10 और हाइट कितना है, यानी जो टोटल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप था वो 5000 एनर्जी 5000 जॉल थी। जब ये 4 सेकेंड गिरेगा तो आप इस 4 सेकेंड में इसका डिस्टेंस मालूम करें, और 4 सेकेंड में डिस्टेंस होता है हाफ जी टी स्क्वायर, जानते हो ना, और ये होगा हाफ जी की जगह 10 और इसकी जगह 4 स्क्वायर। तो हमारे स्टूडेंट्स 4 का स्क्वायर 8 आता है ना 16 मल्टीप्लाई बाय 10, 160 डिवाइड बाय 2, द आंसर इज 80। इसका मतलब है कि ये मोहतरम बॉडी 80 मीटर का हाइट कवर कर चुका है। अगर 80 मीटर कवर कर चुकी है तो अब जो हाइट है वो कितनी है, और पोटेंशियल एनर्जी रिमेनिंग हाइट डिपेंड करेगी। लिहाजा इस मुकाम पर साथ दे रहे हैं एम जी एच, मास है बॉडी का वही, जी वही, और हाइट कितना रह गया है 20। इसको मल्टीप्लाई करें प्लीज, 50 मल्टीप्लाई बाय 20 से कितना आता है, यानी इस मुकाम पर पोटेंशियल 1000 होगी। टोटल कितनी है 5000। तो अगर 5000 में 1000 पोटेंशियल हो गई है तो 4000 क्या होगी, समझ आ गई है? तो इट मीन कि अगर पोटेंशियल 1000 है लेकिन टोटल एनर्जी कितनी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक टोटल एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो अगर स्टार्ट में टोटल 5000 तो अब भी टोटल कितनी होगी 5000। अगर उसमें 1000 पोटेंशियल है तो इट मीन बाकी सारी क्या है काइनेटिक। सो इन दिस एट दिस लोकेशन द काइनेटिक एनर्जी विल बी 4000 जॉल्स। और मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए हैं। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। आई एम एक्सप्लोरिंग क्वेश्चन नंबर 126 फॉर यू। एक मशीन है जनाब, काम कर रहा है एट द रेट ऑफ 1000 वाट्स। हाउ मच इनपुट इज रिक्वायर्ड इन 5 सेकेंड। सो डियर स्टूडेंट्स, इनपुट आपसे मांग रहे हैं, टाइम मोहतरम है 5 सेकेंड का, ठीक है, और मशीन का जो पावर है कितने वाट है 1000 वाट। 1000 वाट मशीन का पावर है, और कहा कि इस मशीन की एफिशिएंसी जो है वो कितनी है। कम ऑन टेल मी व्हाट इज द बिहाइंड द वर्ड एफिशिएंसी 100%। शाबाश। जब भी एफिशिएंसी 100% हो इट मीन दैट इनपुट एंड आउटपुट आर इक्वल। इनपुट एंड आउटपुट आर 100% efficiency means that there is no loss. If there is no loss then input and output are equal. So आप इनपुट मालूम कर रहे हो तो आपको धोखा दिया गया है, चूंकि 100% एफिशिएंसी में इनपुट और आउटपुट क्या होते हैं, और किसी भी मशीन का जो आउटपुट होता है वो क्या है, समझ आ गई है? तो वर्क को लफ्जों में छुपाया गया, वर्क को लफ्जों में छुपाया गया आपको ये बताकर कि एफिशिएंसी कितनी है 100%। 100% एफिशिएंसी मीन के ये मशीन आपका 1 जॉल भी जाया
तो जितना इनपुट होगा उतना ही, तो आपसे कह रहे हैं इनपुट मालूम करो, बट 100% एफिशिएंसी में इनपुट किसके बराबर है और आउटपुट किसके बराबर है? तो इट मीन कि हमें आफ्टर 5 सेकेंड वर्क बताना है। समझ आ गई है ना? आफ्टर 5 सेकेंड हमें वर्क बताना है। सो आफ्टर 5 सेकेंड वर्क बताने के लिए मैं कहूंगा कि वर्क इज ऑलवेज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। अगर आप ये नहीं समझे तो इस ट्रिक को देखें। मैं वर्क की जगह क्या लिख, बिकॉज वर्क मशीन का आउटपुट होता है। वर्क मशीन आपके लिए तराने गाता है, गाने गाता है, खाना पकाता है, हाँ बनाता है, ख्वाबों में बना लेता है। तो वर्क आउटपुट ही है, यानी मशीन आपके लिए काम करता है। तो आउटपुट लिख सकता हूं और पावर की जगह पावर टी, लेकिन आउटपुट और इनपुट में क्या ले सकता हूं? इक्वल, और पावर की वैल्यू है 1000 और टाइम है 5, सो इट इज 5000 वाट्स। लेकिन जल्दी में आप 5000 शायद क्लिक करें या नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में किलोवाट में गिवन है, तो 5 किलो, सॉरी रियली सॉरी, कौम का नाम है, तो 5000 जॉल है और ये 5 किलो जॉल। अब ऑप्शन देखिए 5000 जॉल हो या 5 किलो जॉल। खाना मैंने वर्क आउटपुट और इनपुट सेम क्यों लिए? क्योंकि एफिशिएंसी इज, अगर मैं कह देता कि द एफिशिएंसी इज 50%, तो फिर क्या करते? 50% मीन के इनपुट आउटपुट के डबल होगा। तो फिर आप पहले वर्क मालूम करते और वर्क आता, फर्ज करो वर्क आता 5000 जॉल, तो फिर इनपुट होता 10000 जॉल। समझ आ गई है ना? मैं उम्मीद करता हूं आपने पॉइंट गेन किया। सो दैट्स व्हाई आगे बढ़ सकते हैं। हमारे पास 126 में 1000 किलो जॉल गलत है, 5000 किलो जॉल धोखा है, फरेब है। 1 किलो जॉल गलत है, 5 किलो जॉल ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, 127 आपके नाम। 127 फरमाता है, डायग्राम है, वर्क मालूम कीजिएगा। तो वर्क इज ऑलवेज इक्वल टू एफ एस और एंगल गिवन है 120। एंगल क्या गिवन है? द एंगल गिवन इज 120 और cos ऑफ 120 इज -1/2, सो वर्क डन इज -fs/2। ये करेक्ट है अगर आप समझने वाले हैं। और मैं कहूं कि ये एक बाड़ी है और मैं इधर इस बाड़ी पर फोर्स लगा दूं F, और मैं इसको इस तरफ डिस्प्लेसमेंट दे दूं S, और मैं आपसे कहूं कि द एंगल इज 120 डिग्री। अब इस ग्राम में वर्क कितना होगा? शाबाश, भूल जाएं जो पेपर में डायग्राम दिया है, भूल जाएं उसको। अगर ये डायग्राम ऐसे आ जाए तो वर्क डन क्या होगा? शाबाश, वर्क डन क्या होगा? अभी भी 120 जो है वो ट्विंकल कर रहा है, तो क्या 120 पुट करोगे? आपने पहले क्वेश्चन में 120 क्यों यूज किया? क्योंकि आपके टेस्ट में जो डायग्राम है उसमें 120 इज द एंगल फ्रॉम टेल टू टेल, दैट इज फ्रॉम, और एंगल बिटवीन वेक्टर के लिए टेल टू टेल होना लाजमी है। समझ आ गई है? तो वो टेल टू टेल ही था, तो मैंने 120 पुट किया। अब यहां पर टेल नहीं है, क्या है? हेड है। और यहां क्या है? अब अगर किसी स्टूडेंट ने, किसी बच्चे ने 120 पुट किया तो उसने गलत किया, समझ गए हो, जुर्म किया। अब इट इज नॉट द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इट इज नॉट फ्रॉम टेल टू टेल, इट इज फ्रॉम हेड टू टेल या फ्रॉम टेल टू। अब कैसे क्या पुट करोगे? दरअसल इट रिप्रेजेंट दिस डायरेक्शन, और दिस डायरेक्शन मीन के यहां अब इस तरफ क्या आ गया? टेल और टेल, तो इतना एंगल कितना बनेगा? 60। समझ आ गई है ना? एंड 60 पुट करोगे और 60 + 1/2 है। तो इस डायग्राम में सिर्फ एरो देखो, गो रही ये एरो इधर तो -fs/2, और ये एरो इधर के बजाय इधर तो +fs/2। समझ आ गई है? क्योंकि पहला फोर्स एनर्जी में डिक्रीज लाता है और ये फोर्स एनर्जी में इंक्रीज लाता है, ये डिक्रीज नहीं लाता। अब मेरी बात समझ गए है ना? एक बाड़ी है इस तरफ जा रही है, ये सरफेस है, एक बाड़ी इस तरफ जा रही है विद सम एनर्जी। गौर करें, अगर मैं इसको इस तरफ खींचूं तो मेरा ये फोर्स इसकी मौजूद एनर्जी में किसका सबब बनेगा? इसीलिए नेगेटिव वर्क है। और अगर मैं अपने फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ लगा दूं तो अब मेरा फोर्स इसको स्लो नहीं करेगा, क्या करेगा? तेज करेगा। इसीलिए वर्क डन नेगेटिव से क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। मेरी बात समझ गए है ना? सो ओके, फिलहाल आंसर क्या है? -fs/2, और करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी सही है।
127 में आपने सी का सी सही है। कैन आई रिमूव दिस? ओके, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है और 128, हम 128 पे बात करेंगे। वन टू एट फॉर यू। ये फरमाता है 2 kg ऑब्जेक्ट है, 10 मीटर से रिलीज हो गया, काइनेटिक एनर्जी का गेन आफ्टर 1 सेकेंड इज द सरफेस ऑफ अर्थ। यहां है बॉडी और बॉडी है मोहतरम 2 किलोग्राम की, जबकि इसका टोटल हाइट कितना है 10 मीटर। 1 2 3 कहकर आपने रिलीज किया। रिलीज करने के बाद ये मोहतरम बॉडी 1 सेकेंड तक गिर गई। बताओ कि 1 सेकेंड के बाद यहां तक आते हुए जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज है या गेन है वो कितना होगा? बहुत आसान है, सब आप ये मालूम करें कि इसने 1 सेकेंड में कितना कवर किया होगा। और सब जानते हैं कि फ्री फॉल में फर्स्ट सेकेंड में 5 मीटर कवर होता है। कितना कवर होता है? क्योंकि फर्स्ट सेकेंड का जो डिस्टेंस है s1 दैट इज g बाय, और g बाय 2 मीन 10/2 कितना कवर करेगा? अगर इसने 5 मीटर कवर किया इट मीन कि ये मोहतरम बॉडी बिल्कुल, और जब मिड पर आ जाए अपनी इनिशियल हाइट के तो आधी एनर्जी काइनेटिक बन जाती है और आधी एनर्जी पोटेंशियल बन जाती है। समझ आ गई है? आधी एनर्जी काइनेटिक और आधी एनर्जी पोटेंशियल। डियर स्टूडेंट्स, तो बताएं जनाब यहां टोटल एनर्जी कितनी होगी? एम कितना है 2 है, जी कितना है 10 और हाइट कितना है? तो 10 10 आर 100 मल्टीप्लाई बाय 2। मतलब यह है कि टॉप पर इसमें 200 जूल की टोटल एनर्जी थी, मिड पर आकर आधी काइनेटिक और आधी, लिहाजा मिड पर आकर जो काइनेटिक बन जाएगी दैट विल बी 100। समझ आ गई है? एट द मिड पॉइंट इसकी आधी एनर्जी काइनेटिक हो जाएगी और आधी एनर्जी पोटेंशियल हो जाएगी। तो टोटल 200 थी, 100 रह गई। काइनेटिक का गेन कितना होगा? 100। अगर मैं कहूं व्हाट इज मास ऑफ पोटेंशियल, दैट इज 100। समझ आ गई है ना? अगर मैं इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करता और मैं कहता कि आफ्टर फ्री फॉल ऑफ 1 सेकेंड, आप मेरी बातें सुन रहे हैं या आप इसमें सुना रहे हैं एक दूसरे को? सुन रहे हो ना जी? तो जनाब आला, अगर मैं क्वेश्चन को मॉडिफाई करके ऐसे पूछ लूं कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी आफ्टर फ्री फॉल ऑफ 1 सेकेंड, तो आपने देखा कि यहां पहुंचकर 1 सेकेंड के बाद ये एग्जैक्ट मिड पे होगा और जितनी काइनेटिक होगी उतनी, सो द रेशियो विल बी 1:1:1। समझ आ गया है ना? हम इस आइडिया को कई एस्पेक्ट से एक्सपेंड कर सकते हैं। एनी हाउ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ 1 to 8 इज ऑप्शन ए। हम है वो डिस्कस करने वाले हैं। और द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ रिवॉल्विंग सैटेलाइट इन ऑर्बिट रेडियस आर। ग्रेविटेशनल फील्ड सैटेलाइट पर कितना वर्क डन करता है? सैटेलाइट ऑर्बिट में घूमता है, इतनी तेजी से घूमता है तो आपकी प्यारी जमीन इस बेकार सैटेलाइट को अपने ग्रेविटी से घुमाता है। तो बताएं ये जो ग्रेविटी है ये सैटेलाइट पर कितना वर्क करता है? द एंगल इज 90। सैटेलाइट के मोशन के साथ ग्रेविटेशनल फोर्स का एंगल 90 बनता है। और बच्चों ये है एफ एस काज ऑफ 90। तो आप फरमाएंगे कि वर्क इज 0 बिकॉज काज 90 इज 0। ये किड्स बच्चों का 9 10 के बच्चे इस सवाल का जवाब इस तरह देंगे। हकीकत में जो वर्क समझता है, जो वर्क का कॉन्सेप्ट समझता है, वो कभी ना कहे कि काज ऑफ 90 0। वो फरमाएगा कि वर्क एनर्जी में इंक्रीज या डिक्रीज लाने का नाम है। वो वर्क होता ही नहीं जो एनर्जी को या इंक्रीज ना करे या डिक्रीज ना करे। और इंक्रीज करने के लिए एंगल का 90 से कम होना जरूरी है और डिक्रीज के लिए एंगल का 90 से ज्यादा होना जरूरी है। एग्जैक्ट 90 पर फोर्स का कोई भी कंपोनेंट ना पैरेलल बनता है और पैरेलल कंपोनेंट नहीं बनता तो इंक्रीज हराम है और एंटी पैरेलल नहीं बनता तो डिक्रीज हराम है। समझ आ गई है ना? लिहाजा परपेंडिकुलर फोर्स का वर्क क्यों 0 होता है? इसलिए नहीं कि cos 90 0 है, इसलिए क्योंकि परपेंडिकुलर फोर्स कैन नॉट इंक्रीज और डिक्रीज द एनर्जी। समझ आ गई है ना? ये वो एनर्जी को इंक्रीज डिक्रीज, दैट्स व्हाई मैग्नेटिक फोर्सेस और सेंट्रीपिटल फोर्सेस का वर्क हमेशा 0 होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स भी एनर्जी में इंक्रीज डिक्रीज नहीं ला सकता और सेंट्रीपिटल फोर्स भी एनर्जी में इंक्रीज डिक्रीज नहीं ला सकता। ओके डियर स्टूडेंट्स, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 129 में डी है। 130 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
That's why the power of a car's engine is 100,000 watts. What will be the maximum speed of car if the drift of engine is 100 न्यूटन? तो भाई आप जानते हैं कि पावर होता है एफ वी cos थीटा। और कीजिएगा एफ वी cos थीटा, लेकिन आपको कोड वर्ड में बताया है कि मैक्सिमम स्पीड है। कौन सा स्पीड है? और याद रखना मैक्सिमम स्पीड तभी बॉडी अडॉप्ट जब फोर्स और वेलोसिटी पैरेलल हो। जब फोर्स और मोशन, मैं आपके सामने इधर मूव कर रहा हूं, प्लीज मैं मूव कर रहा हूं और कोई मुझ पर फोर्स लगाकर मेरी वेलोसिटी बढ़ा रहा है, तो अगर उसका फोर्स मेरे मोशन के पैरेलल होगा तो मैं मैक्सिमम स्पीड तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन अगर उसका फोर्स पैरेलल के अलावा किसी और एंगल पर होगा तो फिर मेरा स्पीड मैक्सिमम टारगेट को अचीव नहीं कर पाएगा। समझ आ गई है? क्योंकि पैरेलल फोर्स ही मैक्सिमम चेंज ला सकता है। लिहाजा वेलोसिटी मैक्सिमम मीन दैट यू हैव टू पुट द एंगल 0 एंड हेंस पावर इज इक्वल टू, ये कितना है 100 और ये कितना है शाबाश है व्हाट विल बी द मैक्स, अच्छा मैक्सिमम स्पीड मांग रहे हैं, सही है तो कोई बात नहीं, इसको 1000 पुट करें, ये 100 है और मैक्सिमम स्पीड आप बताएं जबकि cos ऑफ 0 क्या है 1 है। 20 कैंसिल एंड द मैक्सिमम स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट ऑप्शन है इसमें ऑप्शन ए है, ए देखा ना 131 आपके नाम 131 क्या है? At the surface of Earth, what is the absolute gravitational potential energy for a 5 kg object? So, my dear students, ये है एक जमीन, हमारी जमीन, और यहाँ एक बाड़ी पड़ी है। बाड़ी मोहतरम का मास जो है वो 5 किलोग्राम है और इस बाड़ी का कितना है कैपिटल आर। तो इस पॉइंट पर एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, आप इसका जनरल इक्वेशन जानते हो, माइनस जी मास ऑफ बॉडी मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय इट इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, जानते हो ना, लेकिन सरफेस पर पड़े होने की वजह से डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर क्या हो जाएगा कैपिटल आर, और मास ऑफ द बॉडी इज तो 5। अब 5 लोग पहले लिखते हैं तो अच्छा लगेगा, -5 GM डिवाइड बाय आर, ये ऑप्शन ठीक होना चाहिए और इसमें होगा -5 GM बाय कैपिटल आर, दैट इज सी। 132 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। A body at certain height possesses 2 kilowatt hour. What will be its kinetic energy when it is released and will hit the ground? अच्छा क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। यहां से एक बॉडी है मोहतरम, आप गिराने वाले हो, ये मार्कर में यहां से गिराने वाला हूं, लेकिन आपसे फरमा रहे हैं कि टॉप पर इसकी जो एनर्जी है 2 किलोवाट आवर है, 2 किलोवाट आवर है, यानी द टोटल एनर्जी एट द टॉप ऑफ द बॉडी एट द टॉप ऑफ द हाइट इज 2 किलोवाट आवर। आपने गिराया, ये बेचारा गिरा और जैसे ही ये जमीन से टकरा रहा हो उस मुकाम पर इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो एक कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन सोल्यूशन इज कि काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम इज ऑलवेज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट द, क्योंकि ऊपर सारी पोटेंशियल होती है और नीचे पहुंचकर पोटेंशियल सारी काइनेटिक में तब्दील हो जाती है। तो इसका मतलब है कि यहां जो काइनेटिक होगी, काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल टॉप, लेकिन टोटल एनर्जी एट द टॉप 2 किलोवाट आवर। एग्री? अब देखो 2 की जगह 2, किलो की जगह लोग लिखते हैं 10⁻³ वाट की जगह वाट, आर की जगह 100 सेकेंड। तो माय डियर स्टूडेंट्स 2 × 10⁻³ और ये बन जाएगा 3 × 10⁻³। समझ आ रही है? 10⁻³ ये भी बन जाएगा और वाट और सेकेंड क्या मिल जाते हैं? द प्रोडक्ट ऑफ वाट एंड सेकेंड इज इक्वल टू जॉल के बराबर है। अब सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, 2 × 3.6 इज और 10⁻³ 10⁻³ इज 10⁻6 जॉल। समझ आ गई? तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, शायद इसमें है। अब 132 के स्थिति खाना ए सही है। 133 आपके नाम क्या फरमाता है? A body of mass 20 kg is displaced by 100 Newton, ठीक है, on a frictionless surface, what is the work done if motion and force are parallel up to 10 meter? So याद रखिए dear students, work in the absence of friction, work done मालूम करना है ना,
वर्क डन इज एफ एस cos ऑफ थीटा। तो प्योर फार्मूला है इसमें क्या है, अ बॉडी ऑफ मास 20 के डिस्प्लेस 100 न्यूटन ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। अच्छा 100 न्यूटन का फोर्स है, 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है और पैरेलल मीन के इट इज cos ऑफ 0। वैसे ही इसे सॉल्व किया 1000 जॉउल, इसका आंसर क्या होगा 1000 जॉउल। जपे लक्ष्य की मां। हाँ मैं मुझे अजीब लग रहा है कि क्वेश्चन का स्टेटमेंट इसके सोल्यूशन से मैच नहीं कर रहा। अब बॉडी ऑफ मास 20 केजी यानी मास आपको कंफ्यूजन फैक्टर दिया, समझ आ गई है ना, मास को 2 के में दिया। ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस व्हाट इज द वर्क डन इफ मोशन एंड फोर्स आर पैरेलल अप टू 10 मीटर, और पैरेलल मीन दापक एक्स्ट्रा ऑप्शन 1000 जॉल है, कौन सा ऑप्शन है प्लीज, बी ऑप्शन। तो बी ठीक है ना। 134 पे बात करते हैं, मास इज कंफ्यूजन फैक्टर। तो मैं खुद सच कहूं मेरा ही क्वेश्चन, और मास को देखकर मेरे जहन में सोल्यूशन ट्रिक कोई और आ गया। मैं सोच रहा था कि ये इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन होगा और फ्रिक्शन तक जाएगी बात mg वाली, लेकिन यहां पर आपने कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सा डेटा क्वेश्चन में कंफ्यूजन फैक्टर के तौर पे होता है। तो 134 है डियर स्टूडेंट्स। देखो इसी क्वेश्चन मेरे लिए थोड़ा सा मुझे परेशान कर गया, इसी क्वेश्चन। और मोर मजे की बात यह है कि मेरे पेन से निकला है, मेरी बात समझ गए हैं ना। इसके बावजूद भी मास स्टार्ट में देखकर इसी ट्रिक मेरे लिए बन गया। यही होता है कि आप अपने हवास जो है वो बहाल रखें, होश और हवास में रहे, समझ आ गई है ना। जरा सा मामूली सा क्लिक आपका फोकस थोड़ा भी डिविएट करे तो वापस फोकस लाने में आपका अच्छा खासा टाइम और कीमती नंबर खराब हो जाते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप थोड़ा हंस लेते हो, बाकी मुझे कोई नुकसान नहीं होता। मेरी छोटी सी गलती पे आप 2-3 मिनट के लिए हंस लेते हो, कहोगे ये कैसा टीचर है, ऐसा सोच लेता है बंदा कि क्वेश्चन समझ रहे हैं ना, कोई बात नहीं। तो वो आपकी हंसी है, खैर है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन आपका पूरा मुकद्दर आपकी इस गलतियों से वाबस्ता है। 134 डियर स्टूडेंट्स, 134 200 joule of work done is required to move an object on a surface for 5 meter. What is the force required at inclination of 60? So work is equal to Fs cos of theta। आपसे फरमा रहे हैं कि वर्क की वैल्यू कितनी है 200, और कितना फोर्स लगा रहे हो, कितना फोर्स लगा रहे हो 100 न्यूटन लगा रहे हो। ओके, ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस व्हाट इज द वर्क डन हो गया 5 मीटर, और व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड, फोर्स हमें चाहिए और डिस्टेंस कितना है 5, और एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना है 60। सो एफ को अकेला छोड़ दीजिएगा, ये 5 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा 200 डिवाइड बाय 5, ये 1/2 होता है या नहीं, और 1/2 जब 2 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई, आई थिंक इट इज 800, 400 डिवाइड बाय 5, इससे 80 न्यूटन, इसमें है 80 न्यूटन है जनाब। तो करेक्ट ऑप्शन है ए बिल्कुल सही देखा ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135 पे बात करूंगा, और 135 फरमा रहा है एक सरफेस है कैन डेवलप 20 न्यूटन फ्रिक्शन, चलो सही, while moving an object from A to B separated by 100 मीटर। फ्रिक्शन जो है वो 20 न्यूटन है, कितना है 100 मीटर है, सही है। आपसे फरमा रहे हैं द फोर्स अप्लाइड इट एट 60 डिग्री, अगर एंगल जो है वो 60 डिग्री हो, द मोशन वाज 400 न्यूटन, इफ द फोर्स अप्लाइड वाज 400 न्यूटन, 400 न्यूटन अप्लाई हुआ और एंगल इंक्लाइनेशन जो है वो 60 डिग्री होगा। फरमा क्या रहे हैं व्हाट इज द वर्क डन, तो बताइएगा कि वर्क डन कितना होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ फोर्स फ्रिक्शन, वर्क का फार्मूला होता है, याद रखिएगा, एफ cos थीटा माइनस फ्रिक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट। इट इज द इक्वेशन ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन होगा तो ये इक्वेशन यूज करोगे। और अब इक्वेशन के मुताबिक हमने जो अप्लाई किया है वो है 400, जो एंगल रखा है वो है cos ऑफ 60, फ्रिक्शन जो डेवलप हुआ है 20, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो 100। सो द कैलकुलेशन विल गिव यू द आंसर, cos ऑफ 60 हाफ होता है, और 400 का हाफ कितना बनता है 200 माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय 100। सो वर्क डन इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड इट इज 18,000 जॉउल्स। क्या इसमें है, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 136,
136 फरमाता है वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड बाय 100 न्यूटन फॉर 5 मीटर पैरेलल टू फोर्स इज। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, एफ एस काज ऑफ थीटा। इसका स्टार्ट अच्छा है लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है दरमियान में ऑप्शंस में। तो वर्क डन फोर्स कितना है शाबाश? मैं इधर से दोबारा पढ़ता हूं तो गलत क्वेश्चन पढ़ लेता हूं, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। फोर्स 100 है, डिस्प्लेसमेंट कितना है 5, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 0 डिग्री। ओके, पैरेलल है तो 0। वर्क डन फरमाता है कि 100 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 500 जाउल्स, लेकिन ये है 500 मल्टीप्लाई बाय 1 जाउल। कुछ फर्क पड़ा? मैंने 1 लिखा, कोई कयामत नहीं बरपा होगी। तो 500 और 1 जॉल की जगह 10⁻⁷ अर्ग लिख सकते हैं। अब मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं कि 50 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 7 और साथ में अर्ग लिखूं। 500 को मैं 50 मल्टीप्लाई बाय 10 लिख सकता हूं। सो आई कैन राइट इट 50 और 10 का पावर 1 और 7 मिलकर क्या बन जाएगा 10 का 0.8 पावर 8 अर्ग। कौन सा ऑप्शन ठीक है? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। 137 प्लीज। द डिस्क्रिप्शन ऑफ जाउल इज, तो जाउल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर और न्यूटन इज इक्वल टू केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मीटर। द आंसर इज केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। द करेक्ट ऑप्शन इज 37 डी। सही है? हाँ। 138 फॉर यू। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ पावर, तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ पावर तो वाट है, लेकिन वाट है जॉल पर, और जॉल है अभी आपने लिखा, और वो है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर बाय सेकेंड। सेकेंड स्क्वायर सेकेंड मिल जाए, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन, देखिए ए सही है। बी ठीक है। योमेंट खाब एक गोरमा 138, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब ठीक है ना? क्यों केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब ए ठीक है ना? यूनिट वाट है ना, तो ये 1 वाट के बराबर है ना? डिस्क्रिप्शन ही है ना, ये 1 वाट से ही लाया हूं। सदर तो है, स्टैंडर्ड यूनिट वाट है और ये वाट ही की वैल्यू है ना। अच्छा 139 क्या फरमाता है? दो वर्किंग सिस्टम है, एक का पावर है पावर 1 किलोवाट है और पावर 2 जो है 1 मेगावाट है। 1 किलोवाट और 1 मेगावाट। हमें इनके दरमियान रिलेशन चाहिए, तो बहुत आसान है। पावर 1 मैं 1000 वाट लिख सकता हूं, मैंने इसको 1 कहा। पावर 2 को मैं लिख सकता हूं 1 मेगावाट, 6 वाट लिख सकता हूं, मैं इसको 2 कह रहा हूं। जब भी दो चीजों के दरमियान रिलेशन लाना हो तो रेशो लिया करें। तो P1 बाई P2 हमें मिल जाएगा, राइट को टिकाने लगा देगा। वाट और वाट भी कैंसल आउट हो जाएगा, लेकिन ये हो जाएगा 1/10 का पावर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 10 का पावर 3 P1 इज इक्वल टू P2। ये 10 का पावर 3 इस तरफ लेके आओगे तो P1 इज 10 का पावर -। समझ आ गई है? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज 139। A body of 2 kg at rest is accelerated by 100 Newton force. For 1 meter, what is the power of force acted? So जनाब आला पावर का फार्मूला होता है FV और cos of theta. Power is equal to FAV cos of theta. Cos of theta जब एंगल हो you have to consider it 0। मैं एक क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेता हूं। 2 kg की बॉडी है, रेस्ट से एक्सेलरेट हुई 100 न्यूटन से फॉर 1 मीटर। व्हाट इज द पावर ऑफ फोर्स? सही है। तो जनाब पावर इज इक्वल टू मास की वैल्यू कितनी है 2 kg, एक्सेलरेशन होता है फोर्स डिवाइड बाय मास,
और cos ऑफ 0 डिग्री। अब वेलोसिटी मालूम करो, तो आप जानते हैं वेलोसिटी होती है 2as अंडर दी रूट। वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 की जगह 2, एक्सेलरेशन f डिवाइड बाय m, और s है 1 मीटर। कहा है कि s 1 मीटर है। अंडर रूट 2 की जगह 2, फोर्स की जगह 100, और मास की जगह 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कैंसिल, तो वेलोसिटी कितनी आ रही है 10। पुट करें तो p इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 100 बाय 2 और 10, 2 कैंसिल, द पावर इज 1000 वाट्स। ऑप्शन है, अब ऑप्शन की तरफ देखते हैं, 140 प्लीज। करेक्ट ऑप्शन है 10 न्यूटन। ये क्या है 140 था, तो ये क्या मैंने मालूम किया, द पावर ऑफ फोर्स एक्टेड, ये वाट्स में होना चाहिए, न्यूटन में नहीं। 10 वाट होना चाहिए था, 100 वाट गलत है, 1000 वाट सी बिल्कुल सही है। करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है सी, द ऑप्शन ए सर न्यूटन ठीक न वाट के। 141। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सन 80 केजी का 20 स्टेप्स पे चढ़ा है, हर स्टेप 0.5 का है, 20 सेकंड में चढ़ा है। पावर ऑफ पर्सन, जब भी कोई बंदा है मोहतरम ऊपर प्रवास करे तो उसका पावर होता है mgh डिवाइड बाय t। अब हम एक एक वैल्यू पुट करते हैं। मास उसका 80 है, g उसका 10 है, टोटल हाइट कितना है, एक सीढ़ी 5 है, तो 2 सीढ़ियां 1, 2 सीढ़ियां 1 मीटर, तो 20 सीढ़ियां 10 मीटर। इट मीन 20 सीढ़ियां है तो 10 मीटर। टाइम लिया है 20 सेकेंड। ये इसको कैंसिल कर देगा, और माय डियर स्टूडेंट्स ये इसको कैंसिल कर देगा, तो 40 आ जाएगा। 40 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 400, इसमें नहीं है शायद। और करेक्ट ऑप्शन है क्या, करेक्ट ऑप्शन है डी 142 आपके लिए प्लीज। 142 फरमाता 1 हार्स पावर इज इक्वल टू व्हाट। मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, इसमें खलक चिस्तड़ी सी नुचब सीता चिस्तड़ी सी खबर स्टार्ट करें। अल्लाह बदी रूह की खैर दे, पजमा अर्द दुआ को खा। 142, 142 क्या है, 142 है कि 1 हार्स पावर किसके बराबर है, 1 हार्स पावर कितना इजी है, गौर से देखिए प्लीज, इट इज 7 वाट्स के बराबर है। अब देखिए मैं ऑप्शन देख रहा हूं, ऑप्शन किलोवाट्स में है, तो वाट को किलो में बदलने के लिए हर तरफ 1000 मल्टीप्लाई करें, सो मल्टीप्लाई बाय 1000 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 1000, साथ में क्या है, मुझे ये रिलेशन पता है, लेकिन ऑप्शन किलोवाट है, तो वाट चाहिए, लेकिन जो राइट पे करोगे वो लेफ्ट पे भी तो करोगे। तो ये हो गया 10 का पावर 3 हार्स पावर 746, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, किलो, तो ये बन गया किलोवाट। कुछ समझ आ गई। अब ये 10 का पावर 3 उस तरफ जाएगा, तो 1 हार्स पावर इज इक्वल टू 746 इंटू 10 का पावर -3 किलो वाट। समझ आ गई। सो द करेक्ट ऑप्शन इज, देख लेते हैं, ऑप्शन बी सही है, 143 आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मशीन है 6 हार्स पावर है उसका, तो उसका स्टैंडर्ड यूनिट में ये पावर कितना होना चाहिए, तो आप फरमाएंगे सर पावर है, गौर करें, 746 हार्स पावर, यही है ना। मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं कि 746 मल्टीप्लाई बाय 1 और साथ में हार्स पावर लिख सकता हूं, तो पावर इज इक्वल टू 746 तो दिया है, लेकिन 1 हार्स पावर बजाते खुद 746 वाट्स के बराबर है, तो इट मीन के पावर विल बी 746 का स्क्वायर वाट्स। इन स्टैंडर्ड यूनिट द वैल्यू विल बी 746 का स्क्वायर। करेक्ट ऑप्शन है डी 144 आपके लिए। डोंट प्लीज, बॉडी ऑफ मास 10 kg ड्रॉप फ्रॉम 20 मीटर, व्हाट इज द काइनेटिक जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। वही क्वेश्चन है, सिर्फ डेटा चेंज है। एक बॉडी है मोहतरम जिसका मास है 10 kg, आपने इसको गिराया है 20 मीटर से, ये गिर कर जैसे ही जमीन से टकराने लगे तो इस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। द लॉजिक ऑफ क्वेश्चन इज कि काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम इज ऑलवेज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट द
ताप, क्योंकि सारी पोटेंशियल से ही वो काइनेटिक बन जाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, पोटेंशियल एट द टॉप इज mgh, मास है 10, g है 10, हाइट कितना है 20, दिनसरा जी 2000 आता है, तो 2000 जॉल होगा। ऑप्शंस पे ध्यान देंगे, 1000 जॉल गलत है, 500 गलत है, सी ऑप्शन सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 145 फॉर यू। द परसेंट चेंज इन मोमेंटम इज 10, व्हाट इज द परसेंट इंक्रीज इन काइनेटिक? तो आप जानते हो कि परसेंट चेंज इन काइनेटिक इज इक्वल टू डबल ऑफ परसेंट चेंज इन मोमेंटम, जानते हो ना। और साथ में लिखोगे हाँ फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर, फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर प्लस फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर। इट इज एन इजी ट्रिक। अगर 3 डिजिट्स डेटा हो तो फिर क्या करोगे, हाँ प्लस 2 डिजिट्स का स्क्वायर लोगे, एंड सो ऑन। सो अब ये परसेंट चेंज इन काइनेटिक मांग रहे हैं, डबल ऑफ परसेंट चेंज इन मोमेंटम कितना है 10%, और 10 में फर्स्ट डिजिट क्या है, लिहाजा ये करेक्ट होगा। 10 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना बनता है 20 प्लस 1, द आंसर इज 21%, द आंसर इज 21%। फिर क्या करोगे, हाँ और अगर ये ऐसा हो कि व्हाट इज द, बस याद ही रखो। अच्छा आगे बढ़ते हैं, 146, नहीं वो बाजों के माथे पे बल आ गए, कहें कि सर हम तंग हैं। 146 स्टेप्स के साथ जाते हैं जी। अगर क्वेश्चन इस परसेंटेज का ऐसा हो जनाब कि इफ द परसेंट चेंज इन मोमेंटम इज 7%, व्हाट इज द परसेंट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? अगर 1.3 आए, 2.3 आए, 7.4 आए, 1.2 आए, मतलब मल्टीपल ऑफ 10 में ना हो, तो फिर द शॉर्ट फॉर्म इज द परसेंट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, that is 100 plus minus percent change in momentum divided by 100 whole square minus 1 multiply by 100। फार्मूले को देखकर मत घबराइएगा, क्योंकि आप खुद ही फरमा रहे हो कि सर अगर ये आया और अगर ये आया, तो जो आप कह रहे हो वो एमसीक्यू नहीं होता, वो क्या होता है, वो न्यूमेरिकल होता है, कैलकुलेटर से ही होता है। एनी हाउ शॉर्ट फॉर्म ये है, समझ आ गई है। और ये शॉर्ट फॉर्म जो है, हाँ देखो ना समझ गए हो। 146 पे आगे जाते हैं। 146 फरमाता है डियर स्टूडेंट, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी एट अ हाइट डबल ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ इज। द आइडिया ऑफ दिस क्वेश्चन इज, ये आपकी हो न जाने कब इसके नीचे हो, तो सही बात है, ताल्लुक जमीन क्या है हम इसके ऊपर घूमते हैं। हमारे एक टीचर थे, वो रिटायर हो गए थे, तो उस वक्त हम स्टूडेंट थे और हम उनकी कैफियत नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि उनकी जिंदगी गुजर गई थी। और रिटायर का मतलब ये है कि बस यू आर रिक्वायर्ड फॉर नथिंग नो मोर, समझ आ गई है ना, मजीद आपका रोल खत्म। तो उनकी आंखों में आंसू थे, हमारे साथ आखिरी क्लास थी उनकी, और वो जा रहे थे और मतलब स्कूल से निकल रहे थे, बस रिटायर हुए, स्कूल ने उनको फंक्शन वगैरह पे बुलाया था। वैसे ही पता नहीं जहन में क्यों मेरा आंसर आया, मैंने उनसे पूछा, मेरे दोस्त ने भी, मेरे साथ जो बेंच पे बैठता था, मैंने इनसे कहा सर आप रिटायर होंगे, आपको पेंशन मिल जाएगी, अब इंग्लैंड जाओगे? बच्चे थे हम, इंग्लैंड घूमने के लिए सोच रहे थे कि बहुत इंग्लैंड जाना बस जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद होगा और बंदा घूमे फिरे। तो पता है बहुत बेहतरीन जुमला बोला, इस जमीन से देखो यार, मैंने कहा बेटा इंग्लैंड जाऊं या ना जाऊं, लेकिन इंग्लैंड जरूर जाऊंगा, समझ आ गई है ना। तो वर्ड जो थे ऑडिट थे, उस वक्त हमें बिल्कुल समझ नहीं आए, काफी अरसा गुजर गया तो बहुत क्लियर हो गया कि जनाब बहुत हैवी बात की थी उन्होंने। एनी हाउ आगे बढ़ते हैं। ये जमीन है, कहते हैं कि सरफेस पर एक बॉडी है, ये बॉडी है जनाब सरफेस पर। अगर हम इसको यहां से उठाएं, आप जानते हैं कि सरफेस में सेंटर से सरफेस तक कैपिटल आर होता है। अब हम सरफेस से इसको जितना ऊपर उठाते हैं वो हाइट होता है, लेकिन हमने हाइट डबल ऑफ रेडियस दिया, यानी यहां से यहां तक एक बार आर और फिर यहां से यहां तक दूसरी बार आर। तो हम इसको ऐसे हाइट पर ले गए जो कितने आर के बराबर है, तो
यहां इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तो मतलब सेंटर से टोटल फासला कितना बना? तो सिंपल फार्मूला है माइनस जी एम एम डिवाइड बाय स्मॉल आर की जगह कितने आर पुट करो? 3r, 3r, 2r नहीं 3r, क्योंकि इस फार्मूले में डिस्टेंस, तो सरफेस से 2r ले गए हो तो सेंटर से टोटल कितने आर हो जाएंगे? इट विल बी 3r। तो करेक्ट ऑप्शन है माइनस जी एम एम बाई 3r। करेक्ट ऑप्शन क्या है शाबाश? सी है। 147 प्लीज। The decrease in kinetic energy is 36%. What is the percent decrease in momentum? इस इक्वेशन में भी पुट कर सकते हो, यहां प्लस लोगे अगर इंक्रीज हो, माइनस लोगे अगर डिक्रीज हो, इसमें पुट करो आपको आंसर मिल जाएगा, नहीं तो इसमें पुट करो, लेकिन डिक्रीज है तो प्लस की जगह माइनस ले लेना, और ये 145 के बजाय 140। अब ये फरमा रहे हैं, अब क्वेश्चन ट्विस्टेड है, याद रखना। कहते हैं 147 में कह रहे हैं, मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, आप साथ दीजिए प्लीज, बाद में नहीं समझोगे। परसेंट चेंज इन काइनेटिक इज डबल ऑफ परसेंट चेंज इन मोमेंटम, और प्लस लिख रहा हूं फर्स्ट स्क्वायर, इजी फॉर्म है। जब भी मोमेंटम चाहिए और काइनेटिक गिवन हो तो एक एक ऑप्शन पुट करो, ये गलती कभी मत करना कि कैलकुलेशन करो और शॉर्ट फॉर्म को मॉडिफाई करो। प्लीज, अगर आपको काइनेटिक एनर्जी गिवन हो, पोटेंशियल मोमेंटम करना हो, तो इस इक्वेशन को मॉडिफाई ना किया करें, एक एक ऑप्शन पुट करें जिससे लेफ्ट राइट बैलेंस हो, वही ठीक है। देखो मैं कर रहा हूं आपके लिए 147, पहला ऑप्शन है 20। तो देखो काइनेटिक में चेंज कितना दिया है? 36। ये 36 मैं अगर इधर 20 लूंगा तो फर्स्ट डिजिट क्या है? 2, और डिक्रीज है तो यहां क्या लूंगा? माइनस, और फर्स्ट डिजिट 2 स्क्वायर, तो लेफ्ट साइड पे क्या है? 36, 20 मल्टीप्लाई बाय 2, 40 माइनस 4 क्या बनता है? तो जिस ऑप्शन से लेफ्ट और राइट बैलेंस हो गया वही ठीक हो। समझ आ गई है? तो जमा पर खबर पोश हुई कि कल मोमेंटम चेंज दर कड़ेवी और द काइनेटिक द नगवाड़ी नो वैल्यूज पके पुट के और मालूम कई कुछ कल दना द काइनेटिक परसेंटेज दर कड़ी और द मोमेंटम द नगवाड़ी नो इक्वेशन में मॉडिफाई कवई। आप एक एक ऑप्शन उसमें पुट करो जिससे लेफ्ट और राइट बैलेंस आ जाए, वही ठीक होगा। इट इज द इजीएस्ट वे, आपसे गलती नहीं होगी। कैलकुलेशन में परसेंटेज को लेफ्ट राइट पे शिफ्ट करने में गलती हो जाती है, याद रखना। सो आप पछताओगे। करेक्ट ऑप्शन क्या है शाबाश? 20 आंसर ठीक है, और करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 148 फॉर यू पीपल। 148 सवाई, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का बेसिक फॉर्म क्या है? आप जानते हो कि वर्क इज, शाबाश, याद है ना? वर्क क्या है? अभी भी बताया, वर्क टोटल एनर्जी में चेंज का दूसरा नाम है। वर्क एनर्जी में चेंज लाता ही लाता है। तो वर्क इज इक्वल टू चेंज इन टोटल एनर्जी। आई कैन राइट डेल्टा और टोटल की जगह काइनेटिक एनर्जी प्लस, सो डेल्टा दोनों पे ऑपरेट होगा तो इट इज चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन, इट मीन द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्क एनर्जी प्रिंसिपल इज दिस वन। और 148 में सी ठीक है। 149 नेक्स्ट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स मोमेंटम, यानी काइनेटिक एनर्जी इज 4 टाइम्स ऑफ मोमेंटम। बड़ी ए मोहतरम की वेलोसिटी या स्पीड क्या होगा? तो काइनेटिक की जगह दुनिया लिखती है हाफ mv स्क्वायर, 4 हमें कंडीशन में दिया है, मोमेंटम की जगह लिखा जाता है mv, तो m और m कैंसल, v और v कैंसल, तो इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो द आंसर इज 8 मीटर पर, यानी जब कोई बॉडी 8 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही हो तो उस वक्त उसकी काइनेटिक उसके मोमेंटम से 4 गुना ज्यादा होगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 149 किस राजी खाना? ए राजी। 150 प्लीज। द रेशियो ऑफ 2 मूविंग ऑब्जेक्ट्स काइनेटिक एनर्जी इज 2:1। मासेस रेशियो इतना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड्स? तो देखो मैं सॉल्व कर रहा हूं, बॉडी 1 की काइनेटिक डिवाइड बाय बॉडी 2 की काइनेटिक इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर और हाफ m2 v2 स्क्वायर। याद रखना हम रेशियो ऑफ स्पीड मालूम कर रहे हैं, हाफ और हाफ कैंसल। काइनेटिक्स का जो रेशियो है क्या दिया है? 2:1, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं 2/,
रेस्ट ऑफ काइनेटिक यही दिया है तो, और m1/m2 की जगह क्या लिख सकता हूं, 3/2, और v1 स्क्वायर डिवाइड बाय ये 2 इधर आकर मल्टीप्लाई, ये 3 इधर आकर मल्टीप्लाई है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4/3 v1 स्क्वायर बाय v2 स्क्वायर, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो रह जाएगा v1/v2, 4 का रूट क्या है 2, और 3 का रूट अंडर रूट 3, द इजी आंसर इज 2/√3। देखिए ए बिल्कुल सही दे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी आर डीलिंग क्वेश्चन नंबर 151 प्लीज। 151 क्या फरमाता है, स्पीड ऑफ एन एक्सेलरेटिंग बॉडी बिकम डबल, स्पीड डबल हो गया तो पर्सन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, आपको बताता हूं प्लीज। पर्सन चेंज का जनरल फार्मूला दैट इज ऑलवेज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल मल्टीप्लाई बाय, ये पर्सन चेंज का जनरल फार्मूला है, हर जगह यूज होता है। अब देख ले जरा, फर्स्ट करो काइनेटिक एनर्जी ई है, आप प्लीज साथ में इधर देखें, हाफ एम वी स्क्वायर, ये इनिशियल है, क्या है ये इनिशियल है, ई है। अब ये फरमा रहे हैं हाफ वही है, एम वही है, लेकिन स्पीड डबल हो गया तो 2 भी बन जाएगा, और 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, तो आगे 4 आ जाएगा, और हाफ एम वी स्क्वायर, एग्री। तो बताए ना फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 4, और ये ई है या नहीं है, तो अगर इनिशियल ई है तो फाइनल वेलोसिटी डबल होने से फाइनल क्या हो जाएगी 4e, पुट करें, फाइनल है 4e, इनिशियल है e मल्टीप्लाई बाय 100, तो इट इज 3e/e मल्टीप्लाई बाय 100 एंड द आंसर इज 300%। समझ आ गई है। सो व्हेन वेलोसिटी बिकम डबल द पर्सन चेंज इज 300%। जी नहीं समझा हूं, ले लें। नहीं समझा हूं, एक बार फिर कहो। नहीं मैं सुन नहीं रहा हूं क्या फरमा रहे, आराम आराम से बोलो, शाबाश, आराम आराम से बोलो। अगर हम वेट, अगर हम क्या करें, अब ना बोले प्लीज, 2 का स्क्वायर ले ले तो 4 आ जाएगा। हाँ तो 300 आता है ना, तो क्या हुआ, मतलब वो 60 है तो 60 करो ना। ये कौन सा मैंने उसको तकरीबन हाईवे पे घुमा फिरा के लाया हूं, आपके और मेरे सोल्यूशन में हार्डली 2 सेकंड या 3 सेकंड का फर्क होगा, समझ आ गई है ना। और उसमें आप नंबर सोचोगे और याद करोगे किस जगह ये, और ये जनरल फार्मूला है, यूज करो। शॉर्ट फॉर्म वहां यूज करो जहां कम से कम आपके 2-3-4 मिनट तो जाया हो रहे हो ना। ये जहोल में समझा भी रहा हूं और 30 सेकंड में सॉल्व भी हो गया, तो मुझे क्या गरज है, समझ गए हो। आप सही सोच रहे हो, उसी तरह सॉल्व करो। 152 क्या है, 152 escape velocity does not depends upon, तो escape velocity का फार्मूला है 2gm डिवाइड बाय r अंडर दी, क्या इसमें शेप ऑफ द बॉडी है, क्या इसमें मास ऑफ बॉडी है, क्या इसमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, इट मीन के इन तीनों पर ये डिपेंड, तो आल का मतलब ऑप्शन डी सही है। 153 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन रिन्यूएबल सोर्स, कोयला नॉन रिन्यूएबल है, पेट्रोल नॉन रिन्यूएबल, डीजल नॉन रिन्यूएबल, तो सारे नॉन रिन्यूएबल है और वो क्या है, ऑप्शन डी है। 154 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। 154 फरमा रहा है, रेडियस ऑफ अर्थ, क्या समझ, 154 इसमें वैल्यू को मत देके के साथ मीटर हो तो ठीक होगा, लेकिन किलोमीटर है तो गलत है। आप इसको 10 का पावर 3 लिख सकते हो, और 10 का पावर 3 किलो बन जाएगा, तो ये वैल्यू अवेलेबल है सी में। और 155 में आंसर वेट का वर्क 0 है, क्योंकि वेट और मोशन परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर फोर्स कभी भी एनर्जी में चेंज नहीं लाता, तो उसका वर्क 0 होता है, लिहाजा ऑप्शन डी ठीक है। 156 आपके लिए प्लीज, और ये फरमाता है कि बॉडी को सरफेस ऑफ अर्थ से बिल्कुल रेडियस जितना ऊपर ले गया है, तो सरफेस तक 1 आर और 1 आर आप ऊपर ले गए, तो टोटल कितने आर हो गए, 2 आर। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में -gmm के नीचे कितने आर आएंगे, 2 आर आएंगे, क्योंकि 1 आर सरफेस तक और 1 आर आप ऊपर ले गए हो। ओके डियर,
इससे इसका आंसर क्या होगा? 156 का आंसर है नीचे बकी मुसलमानों दा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल याद आई। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में मास, वो मास पे डिपेंड। अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहा होता तो -Gmm/2r। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कभी नेगेटिव नहीं होता, वो पॉजिटिव होता है। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में बॉडी का मास नहीं होता। समझ आ गई है? सो दैट्स व्हाई Gm/2r। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मांग रहे हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल Gm/r। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? तो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल डिवाइड बाय मास ऑफ बॉडी। इस रेशो को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहते हैं। अच्छा, 156 में कौन सा ऑप्शन ठीक है प्लीज? 156 में सी ठीक है, सॉरी बी ठीक है। बी ठीक देखा नहीं में मां तो 157 और 157 फरमा रहा है Gm/r² इन ग्रेविटेशनल फील्ड रिप्रेजेंट्स व्हाट? स्मॉल जी। आप जानते हो स्मॉल जी का फार्मूला है Gm/r²। इट इज द फार्मूला ऑफ स्मॉल जी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। आपके बचपन की यादें, मास ऑफ अर्थ टॉपिक का नाम, 9th क्लास की फिजिक्स, वहां आपने लिखा था, ये डिराइव किया था। तो Gm/r² ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मकवी दा खबर है का ना खा काफी टाइम। आप यकीन करें मेरे भांजे का खत्म है और मैं उससे उठ के आ गए हूं। मैंने पहले डिस्कशन इसलिए इनसे रिक्वेस्ट की है, मैं इतनी जल्दी में हूं, ऑलरेडी 1 घंटा वेट किया। आप 12:30 बजे आपकी डिस्कशन स्टार्ट हुई, आप कंटिन्यूसली बात कर रहे हो, इससे हमारा आगे बढ़ना काफी है। 157 ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के बराबर है और ये है डियर स्टूडेंट्स 157। करेक्ट ऑप्शन है सी। सी टिक दिखाना। अब तब वो आए तो आए। हाँ, अच्छा बॉयज सुने प्लीज, थर्ड पोजीशन है, रोल नंबर सुने 043551 043551 180 मार्क्स। 180 मार्क्स का नाम 180। गुड। और थर्ड पोजीशन पर एक और बंदा है मोहतरम भी है 046200 046200 180 मार्क्स नहीं है अवेलेबल। ऐसे होते हैं लोग, जो कमाल करते हैं वो हर जगह होते नहीं हैं और सेकंड जो है 043595 181 043595 अवेलेबल। हाँ और फर्स्ट पोजीशन ली है 043553 183 043553 183 डायोस। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा जनाब प्लीज इसको देके आगे देखते हैं 158 158 को देखे प्लीज। अरे प्राइमरी स्कूल माशुमान नहीं जो उस्ताद और पस लख्तर आखिर थी वो मुखी खुबियाम लस मिनट बस दोबारा लस 2 मिनट बस ब्या खबर स्टार्ट अबदन खरी पर खबर हो पूरी। 158 को देखें, स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ इज, तो स्लोप है y डिवाइड बाय x, y पे जाउल और इस पे सेकेंड, एंड इट इज वाट एंड इट इज पावर। और करेक्ट ऑप्शन क्या है 158 का? ए ऑप्शन ठीक है। 159 प्लीज फरमा रहा है कि बॉडी अंडर द इफेक्ट ऑफ 100 न्यूटन एंड अचीव मैक्सिमम स्पीड ऑफ दिस, व्हाट इज द पावर ऑफ एक्सेलरेटिंग सिस्टम? तो मैक्सिमम में पावर एफ वी ही ले सकते हो। मैक्सिमम मीन कॉज ऑफ 0 एंड कॉज ऑफ 0 1। तो फोर्स कितना है प्लीज? 100। इस तरह बोले प्लीज जल्दी जल्दी। और 10 इससे बनता है 1000 वाट्स, लेकिन आपके ऑप्शन में केल है 1000 वाट है, गौर करें। तो 1000 वाट ऑप्शन सी में मौजूद है, लेकिन 1000 वाट इज 1 किलोवाट ऑप्शन ए भी ठीक है, और 10 का पावर -3 मेगावाट भी ठीक है। समझ आ गई है ना? आप जानते हैं कि 1 मेगावाट इट इज इतने वाट है जनाब। 1 मेगावाट इज इक्वल टू दिस मच वाट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मेगावाट ले रहा हूं, मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं कि 1 मेगावाट इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 1000 वाट लिख सकता हूं। तो ये 1000 10 का पावर 3 है ना, ये इस तरफ शिफ्ट करूंगा तो 10 का पावर -3 मेगावाट इक्वल टू 1000,
यानी 1000 वाट को हम 10 का पावर -3 मेगावाट भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन बी भी ठीक है, ए भी ठीक है और सी भी ठीक है, आल ठीक है, तो डी ठीक है। 160 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 160 फरमाता है द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी फॉर अ बॉडी। एग्जैक्ट वैल्यू है 11200, लेकिन इट इज मीटर पर सेकेंड है, सेंटीमीटर या किलोमीटर पर सेकेंड नहीं है। करेक्ट ऑप्शन क्या है? 161 आपके लिए। 161 देखिए प्लीज। मोमेंटम ऑफ 2 kg बॉडी इज दिस वन, व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी? तो काइनेटिक एनर्जी होती है p² डिवाइड बाय 2m। ये कितना है? 10² बाय 2 और 2 मेरे ख्याल में बनता है 25, और ये मौजूद है ऑप्शन डी में 162। द वर्क डन ऑन बॉडी इन 10 मीटर बाय 5 न्यूटन इज 25। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन वर्क इज इक्वल टू एफ एस काज ऑफ थीटा। ये 25, ये है 10, ये है 5 और काज ऑफ थीटा, तो ये 10 5 आर 50, 50 बाय दिस 0.5, व्हेन काज थीटा इज 0.5, थीटा इज 60। तो करेक्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन सही दे। 163 पे बात कर रहा हूं। द पावर ऑफ मशीन इज 10 वाट, द वर्क डन इन 2 सेकेंड। जब 10 वाट हो तो 10 वाट का मतलब जानते हो, पावर आप कहते हो 10 वाट है, तो की जगह जॉल पर, यानी ये मशीन 1 सेकेंड में कितने जॉल कर रहा है? जो 1 सेकेंड में 10 जॉल काम करे तो वो 2 सेकेंड में 20 जॉल काम करेगा। एंड 20 मीन द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 164 प्लीज। अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली विद अ वर्क ऑफ 200 जॉल। देखो ये सरफेस है, यहां से बॉडी यहां ले आई गई है और वर्क हुआ है 200 जॉल। तो आप जानते हो हॉरिजॉन्टल में वर्क और चेंज इन काइनेटिक बराबर होते हैं, लिहाजा वर्क 200 है तो चेंज इन काइनेटिक भी, लेकिन हॉरिजॉन्टल मोशन में पोटेंशियल में कोई चेंज, तो चेंज इन पोटेंशियल 0, चेंज इन भी 200। करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। चेंज इन पोटेंशियल 0 दा ए हो ठीक दे, चेंज इन काइनेटिक 0 दा गलत थे, चेंज इन काइनेटिक 200 बोथ ए एंड सी। करेक्ट ऑप्शन क्या है शाबाशे? डी ठीक है। 165 आपके नाम। क्यों नहीं स्टॉप करते आप बोलना? जरूरी है इतना ज्यादा बोलना? ऐसा क्या डिस्कस कर रहे हो जो डिस्कशन को छोड़ के आप इसमें लगे हुए? हैरत की बात है ना, अजीब बात है। 165 मेरा का है, आपका आपस में बात करना मुझे इतना डिस्टर्ब कर रहा है। जस्ट इमेजिन जो स्टूडेंट इधर हो या उधर, वो सिर्फ मेरी आवाज सुनना चाहता है और इस पूरे हाल का ये रिवर्बरेशन उसके कान में आ रहा है, तो वो कितना डिस्टर्बली सुनेगा। हालांकि मैं सिर्फ बोल रहा हूं, मैं अपनी आवाज सुन नहीं रहा हूं, और आपका ये रिवर्बरेशन और आपका एक कंटिन्यूस नॉन स्टॉप डिस्कशन मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। तो वो सोचे जिस बंदा खामोश बैठा है और अपने क्वेश्चन और रीजन देख रहा है, उसको आप कितना परेशान किए जा रहे हो, मुफ्त में परेशान किए जा रहे हो। दो आप डिस्कशन के दौरान खामोश नहीं रह सकते। ये सारे एमसीक्यूज अगर इस पे भी बहस कर रहे हो तो ये पेज भी आपके सामने है, डिस्कशन सुन ले, फिर आगे जाएं, अपने आप में बैठ जाएं, डिस्कस करें। मुझे कोई इशू नहीं है, मैंने इतना हैवी माइक लगाया है, लाउड है, यकीन करें मुझे मेरी आवाज डिस्टर्ब नहीं करता, तो आपका रिवर्बरेशन नहीं करेगा इतना ज्यादा डिस्टर्ब। बट ये खामोशी से सुन रही है, वहां एक बंदा खामोशी से पढ़ कर सुन रहा है, तो पूरे हाल का ये रिवर्बरेशन उनको सुनने कैसे देगा? मैं ये हैरान हूं, मेरी आवाज वो कैसे सुनेगा इतने रिवर्बरेशन में। 165 10 kg object released from 2 meter is kinetic energy after fall of 1 meter. So हमारे स्टूडेंट्स 2 मीटर से रिलीज किया है। जब 2 मीटर से रिलीज किया और 1 मीटर गिर गया तो ये मिड में है। कहां पे है? और मिड पे आधी पोटेंशियल और आधी काइनेटिक। तो इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी जो 1 मीटर के बाद होगी, दैट विल बी द हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्या होगी? वाई व्हाट्स द रीजन? क्योंकि अब ये मोहतरम बॉडी कहां पहुंची है? 2 मीटर से गिरा रहा हूं, तो 1 मीटर गिरने के बाद ये मिड पर ही होगा ना, और मिड का मतलब है कि यहां की काइनेटिक ऊपर के पोटेंशियल की आधी होगी, यानी आधी पोटेंशियल से काइनेटिक बन गई है। तो पोटेंशियल होता है mgh डिवाइड बाय 2। मास कितना है प्लीज? 2 है, g 10 है और 2 है बाई 2 है, तो इट मीन द काइनेटिक एनर्जी इज 20 जॉल। द पावर कितना है? 165 टाइम 10 kg। हाँ 10 हो जमाफी वालम। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 200 400, तो इससे क्या आएगा? 200 जॉल आ जाएगा ना, और इसमें है
10 10s are 100 मल्टीप्लाई 200 बाई 2 तो 100 आता है ना, इसीलिए कहते हैं जल्दी का काम फरिश्तों का होता है। तो सहजोल इसका आंसर है, और 165 में करेक्ट आंसर है आप, जल्दी का काम फरिश्तों का ही होता है ना। शैतान का सरदार था, डू यू नाउ 166 एक बार, और ये शैतान इसमें तफसीर में लिखा है, आपने जो आलिम है उनको पता होगा, ये एक बार लेक्चर दे रहा था, सारे फरिश्ते बैठे थे और ये लेक्चर दे रहा था उन पे और उनको समझा रहा था, सारे बैठे थे। तो अर्श मुअल्ला से कभी कभी पर्दा हट जाता है और वहां वो लिखा होता है जो अनकरीब होने वाला होता है। तो जनाब एक फरिश्ते ने जैसे अर्श मुअल्ला से पर्दा हट गया उसको देखा और पढ़ना चाहा कि क्या लिखा है, तो शैतान जो था उसने उस पर गुस्सा किया, कहा कि क्यों उधर क्यों देख रहे हो, मेरी बात सुनो। तो उसने कहा नहीं, अर्श पे एक फरिश्ते का नाम लिखा था कि यहाँ बैठे हुए फरिश्तों में से एक फरिश्ता जहन्नमी होगा। तो इसने कहा कि वो खुदा करे वो मैं ही हूं, लेकिन मेरी बात, मोहल्ला पे वो नाम भी उसी का था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो नहीं हूं। 166 आपको अपना आप बड़ा जन्नती जन्नती लगने लगा क्योंकि आप सुन रहे हो ना। चलो दासे पासान अमराना उन्हें दो खा द बारबेक्यू पशान ममुरी तई बारबेक्यू पशान दासे ताहुई रा ताहुई वमसी खुनोगे। 163 166 पे बात करते हैं। When an object is raised to a height equal to radius of Earth, absolute gravitational potential energy, देखो ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन सेम लग रहे हैं लेकिन सेम इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल था, यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस GMM और इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ मीन टोटल डिस्टेंस कितना 2r, तो द करेक्ट ऑप्शन इज दिस वन, और इसमें है माइनस GMM डिवाइड बाय 2r, ऑप्शन सी सही है। 167 फॉर यू डियर स्टूडेंट, एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट इज, फार्मूला आपको आता है एस्केप वेलोसिटी 2gr अंडर द रूट, ये इसका सही फार्मूला है, आपको याद करना पड़ेगा। करेक्ट ऑप्शन है बी 168 फॉर यू डियर स्टूडेंट, और 168 फरमाता है कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी एंड इट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 10 मीटर टू 20 मीटर हाइट एंड चेंज इन पोटेंशियल इज दिस वन। तो याद रखिए चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू mg और चेंज इन हाइट mg चेंज इन हाइट, ये पोटेंशियल एनर्जी जब भी बॉडी को वर्टिकली रेस करो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज का फॉर्मूला है। अब ये फरमा रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना आया है 100 जॉल, बाकी मोहतरम का मास कितना है प्लीज फाइंड करना है। जी की जगह 10 और हाइट 10 से 20 कितना चेंज हुआ, हाइट 10 है, आप 20 पर ले गए तो चेंज कितना है 10 ही है ना। अच्छा 10 और 10 100 और 100 और 100 कैंसिल, तो मास इज 1 kg। 168 में आंसर है 1 kg खाना, ऑप्शन डी। 169 फॉर यू पीपल, मिस क्या है मास है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी व्हेन इट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 10 मीटर टू 20 मीटर हाइट, ये तो हो गया ना। वर्क ऑन अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन, भाई मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन यानी एंगल पे डिपेंड करता है। 170 फॉर यू योसलविया, when work is equal to 100 joule while 200 न्यूटन act for 1 meter, what is the angle, जानते हो ना, work is F/S cos of theta, when work is 100 joule 200 न्यूटन 1 meter, तो हमारे स्टूडेंट्स ये 1 और ये 200 और ये इससे भी 1/2 बनेगा, तो थीटा आखिर में क्या बन जाएगा 60 बन जाएगा, और 60 डिग्री इसमें अवेलेबल है, ऑप्शन ए। मुझे चाहिए था ये पाई में दे देता, ज्यादा बेहतर होता। अच्छा जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 171 फॉर यू। द वर्क ऑफ ग्रेविटी व्हेन अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली, 0 ही होता है। 172 डियर स्टूडेंट्स, व्हेन अ बॉडी परफॉर्म 746 जॉल इन 1 सेकेंड, इट्स पावर विल बी, तो पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइड बाय टाइम, ये कितना है 746 जॉल और पर सेकेंड, सो ये पावर बन गया 746 वाट्स, और 746 वाट इज 1 हार्स
लेकिन इसमें 1 हॉर्स पावर का नामो निशान भी नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? नॉन है और डी ठीक है। 173 डियर स्टूडेंट्स, व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, वर्क विल बी, याद रखना, वर्क विल बी नेगेटिव मैक्सिमम। मैक्सिमम भी होगा लेकिन नेगेटिव भी होगा। इट विल रिप्रेजेंट, खैर है कोई बात नहीं, मैं मैक्सिमम कह रहा हूं और मेरे पास दलील है। अब सर ने मिनिमम कहा तो फिर उनसे उधर प्लेटफॉर्म में डिस्कस करें, समझ आ गई है? लीव इट, इधर देखें, इसको फिक्स इज द फंक्शन ऑफ, इट मीन जब जहां जैसा cos थीटा तब वहां वैसा। अब cos ऑफ थीटा का लिस्ट लिखे वैल्यूज का, तो इसके वैल्यूज का जो लिस्ट है वो -1 या +1, +1 कम होता है फिर 0 और फिर जनाब आला क्या होता है? -1। तो ये प्लस हो या ये माइनस हो, प्लस मीन के एनर्जी में ये क्या लाएगा और माइनस मीन एनर्जी में ये क्या लाएगा। बाकी वैल्यू अलहदा रहेगी तो वैल्यू से ज्यादा, समझ आ गई है? याद रखना, वर्क अगर मैं कहूं मैंने कोई वर्क नहीं किया, ये मेरा मिनिमम वर्क है, और मैंने एक बॉडी काफी ज्यादा एनर्जी से मूव कर रही थी, सारे लोगों को बर्बाद कर रही थी, और मैंने अपना बेड़ा गर्क करके उस पर 1000 जौल का वर्क किया और -1000 जौल का वर्क किया, 180 डिग्री पर मैंने अपना फोर्स लगाया, तो मेरा 0 जौल मेरा मिनिमम वर्क था या 1000 जौल मेरा मिनिमम वर्क होगा? आप कैसे के उस वक्त मैंने वर्क किया ही नहीं, और अब मैंने 1000 जौल का वर्क किया है और आप इस 1000 जौल को उस 0 जौल से कम कैसे कह सकते हो? मेरी बात समझ गए हो ना? तो रेफरेंस मैटर्स डियर स्टूडेंट, रेफरेंस मैटर्स। मैं अपने लिए ये वर्क कभी भी मिनिमम नहीं लूंगा, क्योंकि मैंने कोई वर्क नहीं किया, ये मेरा मिनिमम वर्क है, और मैंने 1000 जौल वर्क किया, चाहे उससे बॉडी की एनर्जी में इंक्रीज लाया, चाहे मैं उसके बॉडी की एनर्जी में, को समझ आ गई है ना? दैट्स द पॉइंट। मैं मिनिमम माइनस मैक्सिमम ले रहा हूं, बाकी आप डिस्कस कर सकते हो। 174 डियर स्टूडेंट्स, माइनस मैक्सिमम मैं प्रेफर करता हूं, आपकी मर्जी है अपनी, और इसमें ऑप्शन सी है। 175, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी रिप्रेजेंट्स, तो फोर्स एंड वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट पावर है, और पावर को लोग दुनिया बुलाती है रेट ऑफ वर्क। 175 प्लीज, 10 वाट मशीन विल परफॉर्म डैश वर्क इन 5 सेकेंड। भाई 10 वाट है तो 1 सेकेंड में 10 जॉल, तो 5 सेकेंड में 50 जॉल, और 50 जॉल अवेलेबल है ऑप्शन ए। 176, कौन सा करेक्ट फॉर्म है? कोई करेक्ट फॉर्म नहीं है। वजह सुन लो प्लीज, कोई भी करेक्ट फॉर्म नहीं है। मैं आपको बताता हूं ना, आप वजह क्यों नहीं सुन रहे हो? मुझसे ज्यादा बोलते हो जनाब, आई डोंट नो किस मिट्टी से बने हो, कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही। डिस्कशन करने आए हो या डिस्कशन सुनने आए हो, मुझे ये पता नहीं चल रहा। नॉन स्टॉप आपके मुंह चल रहे हैं जनाब, बंदा दूसरे की बात सुन लेता है, अपनी बात सुनाता है तो हाथ उठाता है, मैं आपकी बात सुन लूंगा। नॉन स्टॉप पूरे हाल में नॉन स्टॉप पूरा ग्रुप कंप्लीटली डिस्टर्बेंस कास्ट कर रहे हो, तो ये आई डोंट नो क्यों कर रहे हो। आई डोंट नो कि भाई आपका मकसद ये है कि मुझसे रीजन सुनो, सीख लो, या नहीं ऐसे ही डिस्कशन गपशप के लिए आए हो और जाने वाले हो। सुधर जाओ, बस करो। जरूरी है कि मैं अल्फाज वो ले लूं जो मुझे अदा करने नहीं चाहिए या फिर मुझे मजा ना आए। इतने प्यार से आपको 10 दफा कहा, 100 दफा कहा कि भाई डिस्कशन ना करो, डिस्कशन तो मैं कर रहा हूं ना। आपको कुछ कंफ्यूजन है, हाथ उठाओ, मैं आपको फुल कंप्लीटली सुनूंगा। इसका एफएस कंप्लीट वेक्टर, सॉरी कंप्लीट मैथमेटिकल फॉर्म नहीं है, क्योंकि इसमें cos थीटा नहीं है। हर जगह वर्क एफएस नहीं होता। क्यों? उस अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि गाड़ी आगे जा रही है, तो फोर्स था, डिस्प्लेसमेंट था, वेट था, तो एफ भी था, एस भी था, लेकिन वर्क, आप cos थीटा इग्नोर करोगे तो फिर cos 90 नहीं होगा, तो एफ और एस से तो 0 नहीं आता। लेकिन हकीकत में वर्क क्या है? तो यहां पहले में cos थीटा नहीं, तो ये एक्यूरेट मैथमेटिकल फॉर्म नहीं है। दूसरे में एफ एक्स है, तो एफ एक्स के अंदर cos थीटा एब्जॉर्ब है, तो फिर डबल cos थीटा आपने लिखा है। जब आपने एफ लिखा तो cos थीटा लिखो, लेकिन जब आपने एफ एक्स लिखा तो एफ एक्स इस बजाते खुद एफ cos थीटा है, तो उसमें एक बार cos थीटा एब्जॉर्ब है, तो आप दूसरी बार cos थीटा नहीं लिख सकते। साइन थीटा का तो तुक ही नहीं बनता, इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या है शाबाश? नॉन है।